अब अगला प्रश्न है, जैसे मध्य प्रदेश में गोंडवाना क्रम की चट्टानों को कितने शैल समूहों में वर्गीकृत किया गया है। मध्य प्रदेश में गोंडवाना क्रम की चट्टानों को कितने शैल समूहों में वर्गीकृत किया गया, यानी क्लासिफाइड किया गया है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 3। उत्तर है इसका विकल्प डी, यानी मध्य प्रदेश में जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं उनको 3 शैल समूहों में वर्गीकृत किया गया है। मध्य प्रदेश में गोंडवाना क्रम की चट्टानों को 3 शैल समूहों में क्रमशः ऊपरी गोंडवाना क्रम, मध्य गोंडवाना क्रम और निचली गोंडवाना क्रम की चट्टानों के रूप में विभक्त किया गया है। ऊपरी गोंडवाना क्रम की चट्टानें मुख्यतः बघेलखंड व सतपुड़ा क्षेत्र में पाई जाती हैं, जिनमें कांग्लोमरेट, क्वार्टजाइट, बलुआ पत्थर व कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं। मध्य गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विस्तार सोन महानदी घाटी क्षेत्र में पाया जाता है, जिसे परसोरा तथा टिकी नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त निचले गोंडवाना क्रम की चट्टानें ऊपरी गोंडवाना शैल समूह की पट्टी से संलग्न निचले भाग से प्राप्त होती हैं, जिसमें सफेद तथा संगठित बालू पत्थर, सैलग्रेट व कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ऊपरी गोंडवाना क्रम की चट्टानों के रूप में महादेव उपक्रम को अन्य किस नाम से जाना जाता है। जो महादेव उपक्रम है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए जबलपुर उपक्रम, ऑप्शन बी देवरी उपक्रम, ऑप्शन सी तालचेर उपक्रम, ऑप्शन डी पचमढ़ी उपक्रम। उत्तर है इसका विकल्प डी, यानी पचमढ़ी उपक्रम। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा श्रेणी क्षेत्र के अंतर्गत ऊपरी गोंडवाना क्रम की चट्टानों के महादेव उपक्रम का विस्तार पाया जाता है, जिसे पचमढ़ी उपक्रम के नाम से जाना जाता है। महादेव उपक्रम में लाल बलुआ पत्थर की मोटी परत और कोयले के भंडार पाए जाते हैं, जिनका विस्तार सिवनी, नरसिंहपुर व छिंदवाड़ा जिले में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ऊपरी दक्कन ट्रैप की चट्टानों का विस्तार मालवा पठार के अतिरिक्त किस क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन ए दक्षिणी पश्चिमी में, ऑप्शन बी दक्षिणी पूर्वी में, ऑप्शन सी उत्तर पश्चिमी में, ऑप्शन डी है जो विकल्प ए और विकल्प सी दोनों में, यानी दक्षिणी पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी दोनों में। उत्तर इसका विकल्प डी सही रहेगा, जो कि दक्षिणी पश्चिमी तथा दक्षिणी पूर्वी दोनों में पाया जाता है। तो दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रिटेशियस काल में भूगर्भिक हलचलों के कारण ज्वालामुखी क्रियाओं से हुआ है, जिसे क्रमशः ऊपरी ट्रैप, मध्यवर्ती ट्रैप और निचले ट्रैप में विभाजित किया गया है। मध्य प्रदेश में ऊपरी दक्कन ट्रैप की चट्टानों का विस्तार मालवा पठार के अतिरिक्त दक्षिण पश्चिमी व दक्षिण पूर्व क्षेत्रों तथा मध्यवर्ती ट्रैप का विस्तार मालवा व मध्य भारत पठारी क्षेत्रों में हुआ है। निचले दक्कन ट्रैप का विस्तार मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी क्षेत्र में पाया जाता है, जिसमें बाघ एवं लमेटा नामक 2 पृथक संरचना वाले संस्तर स्थित हैं तथा इनका निर्माण उत्तर क्रेटेशियस काल में हुआ है। दक्कन ट्रैप्स की चट्टानें काफ़ी कठोर होती हैं, किंतु दीर्घकाल से इनका कटाव होता रहा है तथा इस कटाव से जो पूर्ण बना हुआ उससे काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। इस कटाव से जो चूर्ण बना हुआ है दक्कन ट्रैप से, इस कटाव हुआ है लंबे समय से, जिससे जो चूर्ण बना है उससे काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। इस मिट्टी को रेगूर अथवा कपासी मिट्टी भी कहते हैं। इसी ट्रैप से लेटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है, जिसे बनाने में मानसूनी जलवायु का योगदान हुआ है। इसमें लोहा, मैग्नीज, एल्यूमिनियम यानी एल्यूमिना आदि के अंश मिलते हैं। इसके विशेष के रूप में बात करें तो दक्कन ट्रैप चट्टानों से ही मीसोजोइक युग के अंतिम काल में प्रायद्वीपीय भारत में ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ इसका निर्माण, जिसके उद्गार से लावा उत्पन्न हुआ तथा इसने दक्कन के पठार की आकृति को जन्म दिया। अब इसके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आ जाता है आपका, जैसे मैं यहाँ था अपना अगला प्रश्न ठीक है। 27वां प्रश्न था जो, अब 28वां प्रश्न होगा जो कि ए है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में ऊपरी गोंडवाना क्रम की चट्टानों के किस उपक्रम से लिग्नाइट कोयले की प्राप्ति होती है।
प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में ऊपरी गोंडवाना क्रम की चट्टानों की किस उपक्रम से लिग्नाइट कोयले की प्राप्ति होती है। ऑप्शन ए तालचार उपक्रम की, ऑप्शन बी है महादेव उपक्रम की, ऑप्शन सी है जबलपुर उपक्रम की, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर इसका विकल्प सी होगा। मध्य प्रदेश में ऊपरी गोंडवाना क्रम की चट्टानों के जबलपुर उपक्रम से लिग्नाइट कोयले की प्राप्ति होती है। जबलपुर उपक्रम का विस्तार मध्य प्रदेश के कटनी, जबलपुर व उमरिया जिले में हुआ है इसका निर्माण, तथा यहाँ पर निचले चौगान एवं ऊपरी जबलपुर नामक दो अवस्थाएं पाई जाती हैं। जबलपुर उपक्रम से लिग्नाइट कोयले के अतिरिक्त कांगलोमरेट, चूना पत्थर, सेल तथा बलुआ पत्थर के निक्षेप प्राप्त होते हैं। कोयला एक कार्बनिक पदार्थ है जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है, जिसमें लिग्नाइट कोयला में कार्बन की मात्रा 65% से 70% होती है, यानी 65% टू 70%। इसका रंग भूरा होता है, इसमें जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है। अगला प्रश्न है 29। मध्य प्रदेश में तृतीयक सेल समूह के रूप में क्वाटरनरी क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार किस भाग में पाया जाता है। ऑप्शन ए उत्तरी भाग में, ऑप्शन बी पूर्वी भाग में, ऑप्शन सी दक्षिणी भाग में, ऑप्शन डी है पश्चिमी भाग में। उत्तर इसका विकल्प ए सही होगा, यानी उत्तरी भाग में। मध्य प्रदेश में तृतीयक सेल समूह के रूप में क्वाटरनरी क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार उत्तरी भाग के चंबल घाटी क्षेत्र में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त ताप्ती तथा नर्मदा नदी घाटियों के क्षेत्रों में क्वाटरनरी चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। क्वाटरनरी चट्टानों का निर्माण प्लीस्टोसीन तथा हेलोसीन काल में हुआ, जो नदियों द्वारा लाए गए अपसादों के निक्षेप से हुआ है, जिसे नवीन जलोढ़ के नाम से भी जाना जाता है। टिप्पणी करें इसकी तो टर्सरी कल्प यानी इपोक्स को कालक्रम के अनुसार 4 भागों में बांटा जाता है। टर्सरी कल्प को कालक्रम के अनुसार 4 भागों में बांटा जा सकता है, जिसे हम इओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन यानी 4 प्रकार से इसको बांटा गया। अर्थात इन चट्टानों का निर्माण इओसीन से लेकर प्लायोसीन काल के दौरान हुआ है। हिमालय पर्वत का निर्माण इन्हीं कालों में हुआ था। अगला प्रश्न है 29। मध्य प्रदेश में किस युग की चट्टानों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ऑप्शन ए पुराना संघ, ऑप्शन बी धारवाड़ समूह, ऑप्शन सी द्रविड़ संघ, ऑप्शन डी है आर्य समूह। उत्तर इसका विकल्प सी है द्रविड़ समूह यानी द्रविड़ संघ। मध्य प्रदेश में द्रविड़ संघ की चट्टानों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। जैसे हम एक टेबल के माध्यम से जानेंगे कि मध्य प्रदेश में विभिन्न युग देखेंगे, उनके साक्ष्य देखेंगे। जैसे कि पहला है आधि महाकाल यानी आर्कियन काल। यह बुंदेलखंड का गुलाबी ग्रेनाइट नीस सेल डाइक है। धारवाड़ समूह की बात करें तो बालाघाट की चिल्पी श्रेणी, छिंदवाड़ा का सौसर श्रेणी, बुंदेलखंड की बिजावर श्रेणी। पुराना संघ की बात करें तो पन्ना ग्वालियर की बिजावर श्रेणी, कैमूर, भांडे और रीवा श्रेणी है। अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर आने से पहले हमें जानना होगा 30 और ये द्रविड़ संघ की बात कर लेते हैं। द्रविड़ संघ मध्य प्रदेश में साक्ष्य नहीं मिलते हैं द्रविड़ संघ के, जो कि उत्तर इसका सही था। आर्य समूह सतना एवं बघेलखंड में विस्तृत कोयला घाटी क्षेत्र है। इसके बाद बात करें क्रिटेयस कल्प की बात करें तो मालवा के पठार ज्वालामुखी संस्तर, और तृतीयक समूह की बात करें तो नैब्दा सोन घाटी। अगला प्रश्न है जो 30 प्रश्न है, 30वां प्रश्न है। तो मध्य प्रदेश की भौगोलिक व प्राकृतिक सीमाओं का निर्धारण के लिए संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन असत्य देखना है। इसमें ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्माण यानी निर्धारण, उत्तरी सीमा है उसका निर्धारण गंगा यमुना के मैदान व चंबल नदी के बीहड़ द्वारा होता है। ऑप्शन बी है इसका, ऑप्शन बी है
कि मध्य प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी भाग में स्थित राजपीपला पहाड़ी एवं उत्तर पश्चिमी सीमा का निर्धारण अरावली पर्वत श्रृंखला और राजस्थान के उच्च प्रदेश के द्वारा होता है। ये भी सही है। इसमें हमें असत्य देखना है, असत्य कौन सा है। पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा देखना है मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा का निर्धारण ताप्ती नदी घाटी व महाराष्ट्र के विस्तृत पठार द्वारा होता है। ये भी सही है। ऑप्शन डी इसका गलत आंसर है, जैसे कि मध्य प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण नर्मदा सोन घाटी द्वारा होता है। ये बिल्कुल गलत है। तो उत्तर इसका विकल्प डी है, जिसमें असत्य देखना था। तो मध्य प्रदेश के दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग में अवस्थित है, जैसे कि इसकी स्थित उत्तरी सीमा का निर्धारण गंगा यमुना के मैदान व चंबल नदी के बीहड़ और पश्चिमी सीमा का निर्धारण होता है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी भाग में स्थित राजपीपला पहाड़ी से, एवं उत्तरी पश्चिमी सीमा का निर्धारण अरावली पर्वत श्रृंखला और राजस्थान के उच्च प्रदेश द्वारा होता है। दक्षिणी सीमा का निर्धारण ताप्ती नदी घाटी और महाराष्ट्र के विस्तृत पठार द्वारा होता है, जबकि पूर्वी सीमा का निर्धारण मैकाल पर्वत श्रेणी के द्वारा होता है। मैकाल पर्वत श्रेणी के देवगढ़ पहाड़ी से होता है, जो कि उत्तर गलत है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है 31। संपूर्ण मध्य प्रदेश निम्न में से किस पठार का भाग माना जाता है? ऑप्शन ए पूर्व पठार का, ऑप्शन बी आएगा पश्चिमी पठार का, ऑप्शन ए पूर्व पठार का, ऑप्शन बी पश्चिमी पठार का, ऑप्शन सी है उत्तर का पठार, ऑप्शन डी है दक्षिण का पठार। इसका उत्तर होगा विकल्प डी। मध्य प्रदेश 3,08,245 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ भारत का दूसरा बड़ा राज्य है। 3,08,245 वर्ग किलोमीटर के साथ भारत का दूसरा बड़ा राज्य रहा है या है। मध्य प्रदेश का अधिकतर भाग ये दक्कन के पठार के अंतर्गत आता है। यही कारण है कि प्रदेश का आधे से अधिक भाग पठारी है, लेकिन प्रदेश में जगह जगह ऊंचे नीचे पर्वत भी पाए जाते हैं। भौतिक संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश यानी प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग है मध्य प्रदेश के अंतर्गत माना जाता है। जो प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग है मध्य प्रदेश के अंतर्गत माना जाता है इसको। नेक्स्ट प्रश्न है मध्य प्रदेश की प्राकृतिक संरचना को कितने भागों में विभाजित किया गया है, यानी वर्गीकृत किया गया है। एमपीएसआई में आया था 2017 का प्रश्न है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। उत्तर इसका होगा विकल्प बी। मध्य प्रदेश को भौगोलिक संरचना और चर्च के आधार पर बृहद प्राकृतिक क्रमशः मध्य उच्च प्रदेश व सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और बघेलखंड पठार के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त पी चटर्जी द्वारा अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से भारत के भू आकृतियों के प्रदेशों के अनुसार मध्य उच्च प्रदेश व प्रायद्वीपीय पठार के रूप में मध्य प्रदेश के प्राकृतिक व भौतिक विभागों का वर्गीकरण किया गया है। अगला प्रश्न देखें जो 33वां है। मध्य प्रदेश के किस प्राकृतिक प्रदेश द्वारा राज्य का 2/3 क्षेत्र निर्मित होता है? ऑप्शन ए मालवा का पठार, ऑप्शन बी सतपुड़ा का मैकाल श्रेणी, ऑप्शन सी बघेलखंड का पठार, ऑप्शन डी मध्य उच्च प्रदेश। उत्तर इसका होगा विकल्प डी। मध्य उच्च प्रदेश का निर्माण आर्कियन धारवाड़ दक्कन ट्रैप व विंध्यन क्रम की चट्टानों से हुआ है। ज्यामितीय दृष्टि से मध्य उच्च प्रदेश का आकार त्रिभुजाकार है, जिसे मध्य प्रदेश के 2/3 क्षेत्र का निर्माण होता है। मध्य उच्च प्रदेश का विस्तार नर्मदा सोन घाटी के उत्तरी भाग में है। अगला प्रश्न है 34 यानी 34वां। मध्य उच्च प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य देखना है। तो मध्य उच्च प्रदेश का विस्तार उत्तर में यमुना के मैदान, पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला, पूर्व में छोटा नागपुर का पठार तथा दक्षिण में नर्मदा सोन घाटी तक पाया जाता है। इसमें हमें देखना है असत्य कथन को। तो पहला कथन सत्य है। दूसरे कथन की बात करें बी ऑप्शन का, तो मध्य उच्च प्रदेश में सर्वाधिक जल प्रपातों, नदी घाटियों व मैदानों का विकास हुआ है। ये भी सही है।
नेक्स्ट है जो विकल्प सी, मध्य उच्च प्रदेश से उदम उदगमित होने वाली, यानी यहाँ पे जो उदंगमित लिखा है, यहाँ लिखना था मध्य प्रदेश से निकलने वाली अधिकांश नदियाँ ताप्ती नदी में मिल जाती हैं। ये गलत है, यहाँ पे प्रश्न ये गलत हो जाता है, ये ऑप्शन गलत है, यानी विकल्प सी गलत है इसका। और विकल्प डी इसमें दिया है, मध्य उच्च प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से श्रृंखला का विस्तार पाया जाता है, ये भी सही है। तो असत्य है इसमें विकल्प सी। उत्तर की इसकी व्याख्या की बात करें विकल्प सी की, तो मध्य उच्च प्रदेश का विस्तार उत्तर में यमुना के मैदान, पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला में छोटा नागपुर पठार तथा दक्षिण में नर्मदा सोन घाटी तक पाया जाता है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत नर्मदा सोन घाटी के उत्तर में अवस्थित मध्य उच्च प्रदेश से अधिकांश नदियों का उद्गम होता है और ये नदियां प्रवाहित होते हुए जल प्रपातों, नदी घाटियों, मैदानों का निर्माण करती हैं। मध्य उच्च प्रदेश से उद्गमित होने वाली अधिकांश नदियां गंगा नदी में मिल जाती हैं, ये गंगा नदी में मिलती हैं। इस प्रकार अगला प्रश्न है जो 35वां, मध्य उच्च प्रदेश को कितने उप प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त किया गया है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 5। उत्तर इसका विकल्प डी यानी 5 भागों में विभक्त किया गया है। मध्य उच्च प्रदेश के उत्तरी भाग को 5 प्राकृतिक प्रदेशों में क्रमशः मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार जिसे विंध्यन कगारी प्रदेश भी कहा जाता है, तथा नर्मदा सोन घाटी में विभक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त मध्य उच्च प्रदेश के भाग में विस्तृत प्रायद्वीपीय पठार को 2 प्राकृतिक प्रदेश क्रमशः सतपुड़ा मैकाल श्रेणी व बघेलखंड का पठार के रूप में विभक्त किया गया है। अगला प्रश्न है 36वां, मध्य उच्च प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए गंगा नदी बेसिन, ऑप्शन बी नर्मदा नदी बेसिन, ऑप्शन सी ताप्ती नदी बेसिन, ऑप्शन डी गोदावरी नदी बेसिन। मध्य प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी बेसिन से, नर्मदा नदी बेसिन से, ताप्ती नदी बेसिन से या गोदावरी नदी बेसिन से? तो इसको गंगा नदी बेसिन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन इसका सही उत्तर है। नर्मदा सोन घाटी के उत्तरी भाग में स्थित मध्य उच्च प्रदेश को गंगा नदी बेसिन के नाम से जाना जाता है तथा इस क्षेत्र से उद्गमित होने वाली अधिकांश नदियां गंगा अपवाद तंत्र में मिल जाती हैं। मध्य उच्च प्रदेश में गंगा यमुना अपवाद तंत्र के अंतर्गत चंबल नदी बेसिन का निर्माण होता है, जिसकी सहायक नदियों के माध्यम से अधिकांश अरावली और मालवा क्षेत्र को जल का संग्रहण होता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 10। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है 7। वर्तमान मध्य प्रदेश को 7 भौतिक प्रदेशों तथा अन्य उप भौतिक प्रदेशों में विभक्त किया गया। वर्तमान मध्य प्रदेश में 7 भौतिक प्रदेश क्रमशः मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी एवं बघेलखंड का पठार तथा अन्य 2 उप प्रदेश क्रमशः राजपीपला श्रेणी व ग्वालीगढ़ श्रेणी अवस्थित है। वर्ष 2000 तक मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ विभाजन के पूर्व कुल 9 भौतिक प्रदेश सम्मिलित थे, अर्थात वर्तमान 7 भौतिक प्रदेश के अंतर्गत अतिरिक्त महानदी बेसिन और दंडकारण्य भौतिक प्रदेश तत्कालीन मध्य प्रदेश में शामिल थे। प्राकृतिक प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर इसको 3 भागों में बांट सकते हैं, जैसे मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा श्रेणी प्रदेश, पूर्वी पठार। मध्य उच्च प्रदेश में 5 भाग आएंगे, जैसे पहला है कि मध्य भारत का पठार, दूसरा है रीवा पन्ना का पठार, तीसरा है मालवा का पठार, चौथा है बुंदेलखंड का पठार, 5वां है नर्मदा सोन घाटी। इसके बाद सतपुड़ा श्रेणी प्रदेश में राजपीपला श्रेणी, ग्वालीगढ़ तथा महादेव श्रेणी तथा मैकाल श्रेणी है। इसके बाद पूर्वी पठार में बघेलखंड का पठार। इस प्रकार से अगला प्रश्न 38वां, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में सबसे बड़े भौतिक भूभाग के रूप में किस पठार का विस्तार पाया जाता है?
ऑप्शन ए बुंदेलखंड का पठार, ऑप्शन बी मध्य भारत का पठार, ऑप्शन सी बघेलखंड का पठार, ऑप्शन डी मालवा का पठार। उत्तर इसका मालवा का पठार है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में राज्य के सबसे बड़े भौतिक व भूभाग के रूप में मालवा का पठार स्थित है। मालवा का पठार 22 डिग्री 17 मिनट से 25 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 73 डिग्री 17 मिनट से 79 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 88,222 वर्ग किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 88.6% है। प्राकृतिक बनावट के आधार पर संपूर्ण मालवा क्षेत्र को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे भौगोलिक क्षेत्र देखेंगे और प्रमुख स्थान व नगर देखेंगे। 4 भागों में किया गया उत्तर पूर्वी पठार क्षेत्र, जिसको दर्शाड़ क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें विदिशा यानी भिलसा नाम पुराना है, पेशनगर, उदयगिरी, उदयपुर, ग्यारसपुर और बादोही पठारी है। इसके बाद केंद्रीय पठार क्षेत्र की बात करें तो केंद्रीय पठार क्षेत्र में उज्जैन है, धार है, मांडू है, रतलाम है। इसके बाद उत्तर पश्चिमी पठार क्षेत्र की बात करें तो मंदसौर है, जिसको दसपुर के नाम से जाना जाता था, और खोर है और धमनार है। इसके बाद नर्मदा घाटी क्षेत्र की बात करें तो इसमें महेश्वर है, बाघ है, ऊन है, नेमावर है। नेमाड़ की सतपला भूमि इसी को जाना जाता था।